गेट ऑनलाइन। अच्छा, आप बोल चुके थे? नहीं, यार एक बॉल गलत है इसका। साउंड क्लियर है आपको? शिफाली, एक बार रीड करना बेटा, जो कल हमने एग्जाम्पल किया था ना, वो रीड करना एक बार। मैम हाँ बोलो। हेलो। बोलो सुल्तान। मैम एक बार ना रिपीट करवा देना, कल ना कनेक्शन की वजह से मैम कुछ समझ में नहीं आया था। मेरे यहाँ पे भी कनेक्शन की प्रॉब्लम थी कल, आज ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुल्तान, आपने कल वो एग्जाम्पल लिखा था जो मैंने आपको लिखवाया था, जो हमने स्टार्ट किया हुआ था लिखना? यस। एक बार बेटा वो रीड कर। हाँ यस मैम, लिखा था। एक डाउट था। बोलो, डाउट बोलो पहले। मैम जो सेक्शन 29 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, यस, उसमें मेंशन अगर जो एक्यूज्ड है उसको वार्निंग ना भी दी जाए तो Yes. भी जो कन्फेशन है वैलिड होएगा। बट बिल्कुल, हमने बिल्कुल। तो 164 में, और जब हमने वो नासिर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस भी किया था, उसमें हमने कहा था कि 164 की वार्निंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है यस। मजिस्ट्रेट की। तो मैम कौन से केसेस हैं जिनमें वार्निंग ना दिए बिना भी वैलिड माना जाएगा कन्फेशन? बेटा, जब हम कन्फेशन को हम देखते हैं ना, जो कन्फेशन है, हम कहते हैं कि कन्फेशन एक बहुत अच्छा पीस ऑफ एविडेंस है, क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो अपने आप अपना जो वो है कबूल कर रहा है। तो इसलिए जो आपकी स्टेज है ना प्ली ऑफ गिल्ट की, वो जो जिस स्टेज पर अगर वो एक्यूज्ड एडमिट कर लेता है तो उसके बाद ट्रायल की जरूरत ही नहीं रहती, उसके बाद से हो जाते हैं। पर कोर्ट ये भी बखूबी जानती है कि हम कहते हैं कि 100 गुनाहगार छूट जाए पर एक इनोसेंट आदमी को नहीं होनी चाहिए सजा, जब तक उसका गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और यही कारण है, अगर कन्फेशन में जो कोर्ट है वो एक एक कदम फूक फूक के रख रही है कि हमने उस पर रिलाई करना है या नहीं करना। फिर हमने कहा दो तरह के कन्फेशन पॉसिबल है, एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल को तो हम बहुत वीक मानते हैं, बिकॉज किसी कोई एक आउटसाइडर है वो भी हेयर से करके वो कोर्ट में आ रहा है और बता रहा है, पर उसकी भी कंडीशंस हैं कि अगर हाँ ये कंडीशंस फुलफिल होती है, इवन हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पर रिलाई कर कर उसको कन्विक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन 164 का। फिर आ जाता है सेक्शन 164 में, अगर कोई मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा, या फिर उसकी कंडीशंस कितनी मैंडेटरी हैं। बेटा, जो सेक्शन 29 है, सेक्शन 29 में जो वार्निंग की बात की गई है वो क्यों की गई है? अब फॉर एग्जाम्पल, कोई कन्फेशन वो ट्रू है, वॉलंटरी है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं है, और बाकी सारा प्रोसीजर का कंप्लायंस हुआ है, सिर्फ एक वो चीज बताना भूल गया, वार्निंग देना कि आपकी मर्जी है, देनी है तो दो, नहीं देना, आंसर करना हो ना करो। ये भी हो सकता है जो आप आंसर करें वो आपके अगेंस्ट चला जाए। सिर्फ एक वार्निंग को छोड़कर और बाकी सारी चीजों का कंप्लायंस है जो, और ये प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश कर चुके हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि जो कन्फेशन है वो ट्रू है, वॉलंटरी है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है। अब आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप जज हो और आपके सामने एक केस गया जो कन्फेशन अदरवाइज एस्टैब्लिश हो गया है कि वो ट्रू रिलायबल है, पर बाद में उसे लगने लगा कि ये मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, वकील ने सलाह दी कि तू ये ले सकता है कि प्रोसीजरल कंप्लायंस नहीं हुआ। अब आपके सामने अगर केस आए, अगर प्रोसीजर का सब्सटेंटिव कंप्लायंस है, तो क्या इस वजह से कि वार्निंग नहीं दी गई थी
हम उसे टोटो में रिजेक्ट कर देंगे बेटा? मैम शिफाली को ऐड करना, शी इज इन वेटिंग रूम। कर दिया। सौरभ क्वेश्चन आंसर कर बेटा, आंसर कर इस क्वेश्चन का। मैम लॉजिकली तो बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में बहुत कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है केस प्रूव करना, तो और कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो लॉजिकली यही बनता है कि I can accept it. अगर बेटा प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन डिस्चार्ज कर चुके हैं और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर चुके हैं कन्फेशन की क्रेडिबिलिटी, वॉलंटरीनेस, उसकी ट्रूथफुलनेस, क्या इस वजह से और उसके ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है तभी हम कह रहे हैं कि वॉलंटरी है? क्या इस वजह से कि मजिस्ट्रेट एक प्रोसीजरल उसने इरेगुलरिटी कमिट कर दी कि वो उसे वार्निंग नहीं दी, तो क्या वो टोटो में रिजेक्ट करना जस्टिफाई होगा? नो मैम, नहीं होगा बेटा। अगर कोई जज भी नहीं है, अब यही कारण है जब हमने किसी भी केस को एनालाइज करना है, जज ने भी एज रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन सोचना है कि जो स्किप हुई है चीज उसका क्या इफेक्ट है बेटा। अगर उसका जो इफेक्ट है दैट इज प्रिजुडिशियल टू ट्रायल, वो कभी भी कोर्ट एडमिट नहीं करेगी, बिकॉज हम फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स में ये चीज है। पर अगर अदरवाइज केस एस्टेब्लिश हो चुका है तो एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी का बेनिफिट हम एक्यूज्ड को नहीं देंगे, बिकॉज जब प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन डिस्चार्ज कर चुके हैं, अदरवाइज कन्फेशन फ्री है, वॉलंटरी है, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस है और सारे एविडेंस एक्ट के पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसको किसी ने फोर्स तो किया नहीं था बेटा स्टेटमेंट देने के लिए। अगर कोई गया है उसने स्टेटमेंट दिया है सिर्फ इसलिए कि उसे वार्निंग ये पूछा नहीं गया कि तूने बताना है या नहीं बताना, ये इरेगुलरिटी को हम इतना बड़ा नहीं मानेंगे कि हम उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे। तो बेटा कोई भी सब्सटेंटिव प्रोविजन जब आपने एनालाइज करना है अपने किसी भी लॉ का, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, हमने उसकी इम्प्लीकेशंस देखनी है। इम्प्लीकेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? बिकॉज जब एविडेंस के किसी भी सब्सटेंटिव लॉ एक है और एक प्रोसीजरल लॉ है, जो प्रोसीजरल लॉ है उसको हम कहते हैं कंप्लायंस होना चाहिए, पर कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं अगर जिनका कंप्लायंस नहीं होता उसकी वजह से अगर उस पर्टिकुलर ट्रायल पर कोई अफेक्ट नहीं है, फिर वो हम उसकी इरेगुलरिटी का बेनिफिट हम एक्यूज को नहीं देते। पर यस, जहां प्रोसिक्यूशन ही लैक कर रही है अपने प्रूफ करने में, वहां फिर उसको इस इरेगुलरिटी का भी बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज अदरवाइज भी प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई और रिकॉर्डिंग में भी लूप होल्स हैं, फिर उसका बेनिफिट उसको एक्यूज को मिल जाएगा। पर सिर्फ इसलिए कि वार्निंग नहीं दी, अदरवाइज केस फुली एस्टैब्लिश है, फिर एक्यूज को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है प्लीज? यस मैम। यस, तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, बिकॉज अगर एविडेंस अदरवाइज ट्रस्टवर्दी है, क्रेडिबल है, ये तो चलो वार्निंग नहीं दी, जब हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन को पर भी रिलाई कर लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ये कोई रूल नहीं है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेसिस पर कन्विक्शन नहीं हो सकता, पर अगर हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन पर रिलाई कर रहे हैं तो ये तो बहुत छोटी चीज है कि उसने वार्निंग नहीं दी, पर अदरवाइज कन्फेशन ट्रू है, वॉलंटरी है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। और यही कारण है अगर कोई ऐसी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका कोई बेटा यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, ये केस टू केस वेरी करेगा, इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। ठीक है प्लीज? ठीक है सौरभ? यस मैम, यस मैम। और बेटा हमेशा याद रखना, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, each case has to be studied in its own peculiar facts and circumstances. केस लॉ हेल्प नहीं करेगा। हम कहीं अगर आप जजमेंट्स पढ़ेंगे, हम एक जजमेंट अभी जो रिसेंट जजमेंट जब हम करेंगे कोई एक डे फिक्स कर उसमें हम देखेंगे कि एक पार्टी ना जजमेंट को कोट कर रही है कि फलाना जजमेंट में ऐसा हुआ था तो ऐसा होना चाहिए। सेक्शन 27 के अंडर भी कोई कहते हैं कि ये जी उसमें जो आपका ये केस था FIR का जिसमें हमने नगेशिया का केस, अब्रू नगेशिया का केस, उसने कहा कि जो पुलिस का में कन्फेशन दी है उसका एविडेंस जो वो रिलायबल नहीं है बिकॉज एक्यूज वो बार्ड है। सुप्रीम कोर्ट कहता तेरे फैक्ट्स ए नगेशिया के साथ मैच नहीं करते तो ए नगेशिया का बेनिफिट तुझे नहीं मिलेगा। तो जब भी आपने कोई, बिकॉज केस का वैल्यू इतना नहीं है, वैल्यू प्रिंसिपल्स की होते हैं। अगर कोई एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए किसी जजमेंट ने विच हैज नाउ बिकम एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहीं पर नहीं है, जो ये फेयर प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एंड ऑल,
ये इतने ज्यादा इन्फ्यूज हो चुके हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, अब वो पार्ट ऑफ लॉ बन चुके हैं, अब वो पार्ट ऑफ लॉ बन चुके हैं। तो चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, इट हैज नाउ बिकम एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो इसलिए जब हमने देखने प्रिंसिपल अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। अब पूछ बेटा, कोई डाउट है? नो मैम। बेटा जब भी आपने कोई केस को एनालाइज करना है, पहले आप सब्सटेंशियली देखो कि जो, अब फॉर एग्जांपल डाइंग डिक्लेरेशन है, आपको डाइंग डिक्लेरेशन में दे दिया कि जो रिकॉर्ड है वो मजिस्ट्रेट ने नहीं किया, वो पुलिस ने किया, तो क्या उसके बेसिस पर जो कन्विक्शन वो वैलिड है या नहीं है? बेटा इसका आंसर यस या नो नहीं है, क्योंकि डीडी का जो प्रोसीजर है वो एक तरफ है और बाकी उसके 11 पैरामीटर्स वो एक तरफ है। प्रोसीजर तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है। अगर अदरवाइज डीडी ट्रू है, वॉलंटरी है, फिट स्टेट ऑफ माइंड है, तो अगर उसको ये प्रोसीजरल कंप्लायंस नहीं भी हुआ, तब हम उसे टोटलिटी में रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये वो आपको देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ एविडेंस कैसे है, क्या जो डीडी है वो क्रेडिबल है नहीं है। जिस किसी भी पीस ऑफ एविडेंस की अगर आप बात कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी है, वॉलंटरी है, अगर ये सारे पैरामीटर्स रिलायबल है, अगर ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं, हम प्रोसीजरल इरेगुलरिटी को इतना स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते कि हम प्रोसिक्यूशन को हैंडीकैप कर दें इस वजह से। अदरवाइज अगर जो एविडेंस है दैट इज रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, पर अगर वो रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी ही नहीं है, फिर उसका वो फिर एडमिसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज उसमें और भी लूप होल्स हैं। ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? यस मैम। यस यस मैम। यस। सौरभ, आपने कल वो एग्जाम्पल लिखे जो मैंने आपको डिक्टेट कराया था? यस मैम मैम एक और डाउट था बोलो। मैम। जब हमने को एक्यूज्ड के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, द सेक्शन रेफर्स टू स्टेटमेंट मेड प्रायर टू द ट्रायल एंड नॉट वन मेड एट द ट्रायल। यस, बिल्कुल ठीक तो है। मैम तो जैसे अगर प्रायर टू ट्रायल ही क्यों इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं, ड्यूरिंग द ट्रायल को एक्यूज्ड की स्टेटमेंट्स को व्हाई इज इट नॉट कंसिडर? बेटा सेक्शन छोड़ दो, हम कहते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो होना चाहिए आपके, हमने उसमें किया क्लॉज 4, 5, 6 में, हम एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, फिर उसको हम कोरिलेट करेंगे। जब हमने कहा कि जो स्टेटमेंट है, जो हम क्लॉज 4, 5, 6 की बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट मस्ट बी मेड, और वो कब होनी चाहिए? जब कंट्रोवर्सी अराइज नहीं हुई थी। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वो जो कंट्रोवर्सी है वो अराइज नहीं हुई थी, तभी की स्टेटमेंट क्यों रेलेवेंट है? बताओ बेटा। समझ नहीं आया मैम क्या जो क्वेश्चन मैंने पूछा, क्लॉज 4, 5, 6 में हमने एंटेलिटम मॉर्टम का प्रिंसिपल किया, एंटेलिटम मॉर्टम का प्रिंसिपल किया है। तो जो एंटेलिटम, यस, एंटेलिटम मॉर्टम का प्रिंसिपल किया है, तो जो एंटेलिटम मॉर्टम का हमने प्रिंसिपल है, तो उसमें हमने कहा था कि जो स्टेटमेंट है वो तब होना चाहिए जब वो डिस्प्यूट अराइज ना हुआ हो। ये क्यों प्रिंसिपल है बेटा? कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी तब की स्टेटमेंट रेलेवेंट है, अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया उसके बाद का स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है। बताओ बेटा इसका आंसर। यस दीपिंदर, बता बेटा इसका आंसर बताओ, क्यों एंटेलिटम मॉर्टम का प्रिंसिपल उसमें इंक्लूड किया हुआ है 32 क्लॉज 4, 5, 6 में? क्योंकि नहीं होता उस टाइम पे, अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो अपना फायदा नुकसान देख के नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। और अगर डिस्प्यूट के बाद दिया स्टेटमेंट, फिर अगर डिस्प्यूट के बाद दिया स्टेटमेंट, फिर
हम उसमें सामने वाले बंदे को फंसाने की बिल्कुल ठीक है, मैनिपुलेशन के बहुत चांसेस हो जाते हैं, मैनिपुलेशन के बहुत चांसेस हो जाते हैं बेटा। जब हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, जो कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है वो कौन सी स्टेज है बेटा? क्रिमिनल लॉ में किस स्टेज पे कन्फेशन हो रहा है? मैम प्री इन्वेस्टिगेशन ट्रायल। स्टेज पे होता है। बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे हो रहा है। अब जो आपका जो 164 जो हम कह रहे हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, चाहे वो जुडिशियल कन्फेशन है तो वो भी जब रिकॉर्ड हो रहा है वो वंस उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो रहा है या ट्रायल के दौरान हो रहा है, चलो वो हम देखेंगे। उसके बाद आपने कहा कि को एक्यूज का जो स्टेटमेंट है वो तब होना चाहिए जब वो ट्रायल से पहले है। बेटा वो इसलिए जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, पुलिस अपना सारा रिकॉर्ड सबमिट कर चुकी है, उसके बाद जब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट होता है ओपनिंग ऑफ केस। हाँ जी, व्हाट इज ओपनिंग ऑफ द केस? PP start the proceeding. नहीं, कौन करता है ओपनिंग? PP करेगा ना शायद, PP करता है। ओके, और उसका बेसिस क्या होगा? अभी चार्ज वगैरह वो बताएगा शायद। वो समरी ऑफ एविडेंस देता है अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में। ओके, ये ठीक है। चार्ज वो नहीं बता सकता बेटा, चार्ज तो कोर्ट फ्रेम करेगी उसके बेसिस पे जो पीपी वो बोलता है। तो जब हमने कहा बेटा जो इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि उसका वेरिफिकेशन होता है, अगर वो को एक्यूज के अगेंस्ट कह रहे हैं वो रेलेवेंट है नहीं है, उसको वो सब्सटेंशिएट कर सकते हैं अगर दूसरे एविडेंस या नहीं है, ये तो नहीं है कि वो दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद उनका जॉइंट ट्रायल हो रहा है फॉर द सेम ऑफेंस, जहां कोर्ट टोटलिटी में सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करेगा। अब फॉर एग्जांपल उसने इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं कहा, ट्रायल स्टार्ट हो गया और ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस कह दिया, उसके बाद जो डिफेंस है उसने अपना केस कह दिया। अब जो डिफेंस है, जब ट्रायल के दौरान एक एक्यूज्ड ने दूसरे एक्यूज्ड के अगेंस्ट वहां पर उसने कुछ ऐसा कन्फेशन कर दिया, क्या ये जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड है? क्या एक एक्यूज ने दूसरे एक्यूज खुद कन्फेस किया तो को एक्यूज्ड को भी साथ में लपेट लिया कि मैंने भी किया और इसने भी किया, क्या को एक्यूज्ड के लिए ये जस्टिफाइड है? नो। क्यों? क्यों नहीं है? इंक्रिमिनेटिंग है वो, मतलब नहीं, पर जस्टिफाई क्यों नहीं है बेटा? रीजन जस्टिफिकेशन का ये तो नहीं होगा ना? क्योंकि मैम वो कन्फेशन बेसिकली उसके तो विल के बिना है ना, उसका तो ट्रायल राइट बनता है। जब उसके पास कन्फेशन का चांस था तब उसने कन्फेस नहीं किया, अब ट्रायल उसका राइट बनता है। अब ये इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है बेटा, जब हम बात करें तो उसमें क्या वो दूसरा एक्यूज उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है? नो। यही कारण है, तो ये फेयरनेस नहीं होगी कि एक का कहा हुआ, क्यों? प्रोसिक्यूशन का तो फायदा है, उसको तो एविडेंस ये वो जो मर्जी जैसे मर्जी प्रोक्योर कर रहे हैं, पर वो को एक्यूज के साथ गलत होगा। अगर किसी ने कन्फेस करना है खुद के लिए कर रहा है, वेल एंड गुड। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसके पास भी फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उसको डिनाई करने की। अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कन्फेशन कर रहा है ट्रायल से पहले, वहां पर दूसरे आदमी को उसको डिनाई करने की या फर्दर एक्सप्लेनेशन देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं कि वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो क्रेडिबल है या नहीं है। और यही कारण है जो आपको स्टेटमेंट लिखवाया था। फिर जॉइंट ट्रायल का फायदा क्या होगा? जॉइंटली ट्राइड
फॉर द सेम ऑफेंस। तो जब जॉइंट ट्रायल हुए, ट्रायल में शुरू में ही पता होना चाहिए क्या क्या पीस ऑफ एविडेंस है, किसने क्या कहा है। अगर बीच में जाकर, क्यों? बिकॉज जो एकदम से आपने क्राइम के बाद बोला है उसमें मैनिपुलेशन के कम चांसेस हैं। जितना ज्यादा टाइम गैप होता रहता है, ह्यूमन माइंड सोचना शुरू कर देता है, मैनिपुलेशन हो सकती है, फैब्रिकेशन हो सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखवाई गई है बेटा। ठीक है प्लीज। यस मैम। फिर आप यही देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल ट्रायल चल रहा है, प्रोसिक्यूशन ने अपना कर दिया एविडेंस, फिर डिफेंस की बारी आई, उसने अपने में कह दिए बात कि अब अगर कोई नया इश्यू अराइज होगा फिर उसके साथ उसको उसी तरह से फिर डील करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्सेज भी होगा कि वो फिर से स्टेज 1 से स्टार्ट करे। और इसलिए जब अगर किसी का ज्वाइंट ट्रायल है, दो एक्यूज्ड हैं, तो एक ने कन्फेस किया, दूसरा उसमें इम्प्लीकेटेड है और वो ज्वाइंटली ट्राइड है, तो बेटा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास पूरी वो होता है अपॉर्चुनिटी, वो देख सके उसमें कितनी वेरासिटी है, क्रेडिबल है। प्रोसिक्यूशन का केस वीक, टू एज्ड सॉर्ड है, केस वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब ट्रायल से पहले अगर ऐसा कोई कन्फेशन है दैट वुड बी रेलेवेंट। अगर 164 के अंडर रिकॉर्ड हुआ है, एविडेंशियल वैल्यू ज्यादा है। अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल है, कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू कम है, अपने अगेंस्ट कर रहे हो, रेलेवेंसी ज्यादा है, उसके भी कोर्ट बहुत फूक कर कदम रख रही है। अगर अपने साथ दूसरे को इम्प्लीकेट कर रहे हो फिर तो कोर्ट और भी ज्यादा कॉशियस होकर चलती है। ठीक है प्लीज। मैम कई केसेस में ट्रायल इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो ट्रायल के साथ भी चलती है। बेटा वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है, क्योंकि कई बार क्या है, हम कहते हैं कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है ऑफेंस का। अब सीआरपीसी तो बिगनिंग हो चुकी है ना, पर कोर्ट को लगता है कि कोई फर्दर मैटर, अभी इसमें किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो वो इन्वेस्टिगेशन एक सेपरेट फुटिंग पर है और जो ट्रायल से पहले का इन्वेस्टिगेशन है वो सेपरेट फुटिंग पर है। तो सपोज ट्रायल के साथ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कन्फेशन हो जाए तो भी वो वैलिड नहीं होगा? बेटा फर्दर इन्वेस्टिगेशन चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए होता है कि कोई ऐसा इश्यू राइज हुआ, कोर्ट को लगता है कि नहीं उसमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अगर जो कोर्ट है, अब सपोज कोर्ट में केस फाइल हो गया, ट्रायल स्टार्ट हो गया, उस टाइम तक कोई कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड नहीं था, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, वहां पर एक एक्यूज्ड ने उसको दूसरे के अगेंस्ट एडमिट कर लिया। पहले क्वेश्चन राइज होगा, क्या जॉइंट ट्रायल चल रहा होगा दोनों का? अगर ये होगा, मैंने आपसे पूछा कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी है, तब तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि एक एक्यूज ने दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट कुछ बोला है, पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं मुझे कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि केस बनता भी है कि नहीं बनता, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर बात बोल रहे हैं। क्या कोर्ट ये पॉइंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रहे हैं कि वो जो कन्फेशन ऑफ को एक्यूज इस पॉइंट पे आएगा? नो मैम। क्या आपको लगता है कि कोई एक्यूज इस पॉइंट पर अपना कन्फेस कर कोई एक्यूज को साथ में इम्प्लीकेट करेगा? नो मैम। बेटा ये तो अब आप देखिए, अगर इतना बड़ा डाउट ही होगा कि जिसमें ऐसा कुछ है, तो कभी भी प्रोसिक्यूशन केस अपना सारा तैयार करके फिर कोर्ट में फाइल करती है। ये तो बहुत बड़े लूप होल्स है इन्वेस्टिगेशन में, जो आपने अभी बोला है। जो ये अरुषि का तलवार मर्डर केस था, जो पेरेंट्स को एक्विटल हुआ है ना अल्टीमेटली, वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन में लूप होल्स थी। जो ट्रायल कोर्ट था उसने तो सर्कमस्टेंशियल की थ्योरी बनाकर उसको कर दिया, पर अल्टीमेटली एक्विटल हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन के लूप होल्स प्रोसिक्यूशन को बहुत भारी पड़ते हैं। अब ये जो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह मर्डर केस है, तो जो रिया के लिए जो ये एनसीबी है दैट इज वेरी वेरी कॉन्शियस। ये नहीं कि उनको पहले पता नहीं था कि वो इम्प्लीकेट नहीं है, उसका सारा उसने जो भी सर्कल था उनसे इन्वेस्टिगेट किया, उनसे एविडेंस लिया, पर जब तक उसने अपने मुंह से नहीं कबूला कि हाँ मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया। द मोमेंट शी कन्फेस्ड कि हाँ यस मैंने ड्रग ली है और उसको भी मैंने 2-3 बार उसकी मर्जी से दी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको अरेस्ट किया गया। क्योंकि प्रोसिक्यूशन को भी पता है कि अगर लूप होल छोड़े, अल्टीमेटली वैसे ही कन्विक्शन रेट इतना कम है, तो उसको तो कन्विक्शन प्रिक्योर करनी ही बड़ी मुश्किल है।
और यही कारण है कि जो आप कह रहे हैं वो हाइपर टेक्निकल सिचुएशन है बेटा। अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है, दोनों की इंटेरोगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्वेश्चनिंग होगी, उस टाइम पर अगर इस पूरे प्रोसेस के दौरान किसी एक एक्यूज ने को एक्यूज को कुछ नहीं कहा और ट्रायल स्टार्ट होने के बाद वो अपने एविडेंस में कह रहा है, दैट इज प्रिजुडिशियल टू अदर पर्सन, कि पूरा इन्वेस्टिगेशन निकल गया। और जब ट्रायल में, क्योंकि ट्रायल में ऐसा तो है नहीं आके उसको पहले तो प्रोसिक्यूशन ओपन करेगा ना केस, प्रोसिक्यूशन में जो चीज प्रोसिक्यूशन को पता नहीं चले एक्यूज ने वो पहले टाइम अपने डिफेंस एविडेंस की जब बारी आई उसमें लेट डाउन की, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, दैट इज प्रिजुडिशियल टू द अदर पर्सन। तो वो विरासिटी उसका एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना रिलायबल है, उसके बाद होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रायल के बाद किया गया उसको हम क्रेडिबल नहीं मानते। ठीक है प्लीज। यस मैम। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपने प्लेंट फाइल कर दी है, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट फाइल होगी है, चार्जेस भी फ्रेम हो गए, सॉरी इश्यूज, हम सिविल की बात कर रहे हैं, इश्यूज भी फ्रेम हो गए। क्या आप अपनी प्लेंट में फिर कोई नया मैटर बोल सकते हैं? मोस्टली अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट का एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। ओके चलो, तो यही है ना, अमेंडमेंट का प्रोविजन है, जो बात आपने लिखी है प्लेंट में सिर्फ वही चीजों से रिलेटेड कोर्ट में मैटर डिस्कस होता है, कोई नया इशू उसमें राइज नहीं हो सकता। सिमिलरली जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, टेक्निकली प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की बात नहीं है, बट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर ही प्रोसिक्यूशन अपना केस आगे फॉरवर्ड करती है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जब भी ऐसा आता है जिसमें को एक्यूज्ड है, तो उसको पता है दोनों इन्वॉल्व है, दोनों से क्वेश्चनिंग होगी। अगर उस टाइम पर उसने कुछ नहीं कहा तो ऐसी क्या आप देखिए, अगर आप ही जज हो, मैं आप जज हैं सौरभ, दो एक्यूज्ड हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, एक ने दूसरे के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, फिर ट्रायल भी स्टार्ट हो गया, प्रोसिक्यूशन ने केस ओपन कर दिया। जब उसके अपना एविडेंस देने की बारी आई तब वो कह रहे कि मेरे साथ ये इन्वॉल्व था और मैंने तो 10% ही किया, इसने 90% किया। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन राइज होगा, इसने इन्वेस्टिगेशन में क्यों ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया? क्यों नहीं किया होगा सौरभ? मे बी अंडर प्रेशर। या ट्यूटरिंग हो सकती है बेटा, ट्यूटरिंग, गाइड कर रहे हैं उसे बाहर से कि तू क्या कह रहा है क्या नहीं कह है। तो जो ऐसे पीस ऑफ एविडेंस होते हैं उनको तो कोर्ट बड़ा उसमें देखता है कि वो कितना रिलायबल है, और अगर कोई ऐसी कोई नई चीज आई है किसी फर्दर पॉइंट पर, कोर्ट उसको फिर से देखेगी, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यही कारण है, बिकॉज प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंस है, डिफेंस वर्सेस डिफेंस नहीं है। और इसलिए अगर कोई एक्यूज के अगेंस्ट ऐसा कुछ कह रहा है, दैट विल नॉट बी एडमिसिबल, क्योंकि वैसे हम कहते हैं कि कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज्ड इज नॉट रेलेवेंट अगेंस्ट को-एक्यूज्ड, दैट इज द जनरल प्रिंसिपल। एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन के लिए रूल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जो प्रिंसिपल है, दैट इज एक्सेप्शन हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूट लिटरली। और यही कारण है सेक्शन 30 का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए, सेक्शन 30 का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा? यस मैम। यस, कोई और डाउट है तो पूछो बेटा। सेक्शन 33 कर रहे हैं आप, सेक्शन 33 को एक बार निकालिए, वेयर एक्ट निकालिए, सेक्शन 33। सौरभ रीड करो सेक्शन 33। Relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of the facts therein stated. Evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of same judicial proceeding the truth of the fact which it states when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by an adverse party, or if his presence cannot be obtained without any amount of delay or expense, which under the circumstances of the case
the court considers unreasonable, provided that the proceeding was between the same parties or their representative in interest, that the adverse party in the first proceeding had the right and the opportunity to cross-examine, that the question in issue were substantially the same in the first as in the second proceeding. Explanation: a criminal trial or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this section. बेटा आप ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एडवर्स पार्टी, हमने कल भी डिस्कस किया था, सबसे इम्पोर्टेंट है एडवर्स पार्टी, क्योंकि एडवर्स पार्टी आपकी कंडीशन में भी आ रहा है और एडवर्स पार्टी आपकी उस ओपनिंग पैराग्राफ में भी है जो एक कंडीशन है, व्हेन द विटनेस इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें एडवर्स पार्टी कौन है और वो क्या है। बेटा जो प्रोवाइडेड के बाद ये जो 3 प्रोवाइजोज हैं, ये 3 कंडीशंस हैं जिनका फुलफिलमेंट होना जरूरी है बिफोर अ रेलेवेंसी ऑफ एनी स्टेटमेंट कैन बी कंसीडर्ड अंडर सेक्शन 33। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी सेक्शन 33 के अंडर हम किसी ऐसे हेयर से एविडेंस को कंसीडर कर सकते हैं जहां स्टेटमेंट एक ऐसे पर्सन ने दी है हु कैन नॉट बी कॉल्ड इन कोर्ट। तो जो आपका सेक्शन में जो प्रोवाइजोज हैं, ये 3 प्रोवाइजोज प्रोवाइडेड के आगे लिख लीजिए, प्रोवाइडेड के आगे लिख लीजिए prior conditions to be fulfilled, prior conditions to be fulfilled before application of section 33, section 33 जो बेरेक्ट में आपकी सेकंड कंडीशन है। सौरभ रीड कर बेटा, सेकंड कंडीशन को रीड कर। That the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine. Yes, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो here adverse party is the party in the previous proceedings against whom the evidence adduced therein was given against his interest, सौरभ एक बार रीड करना बेटा जो आपने लिखे। Here, adverse party is the party in the previous proceeding against whom the evidence adduced was given against his interest. Yes, आपने अपनी नोटबुक में एडवर्स पार्टी हेडिंग बना लो, इसमें हम जो कंडीशंस हैं, प्रोवाइजोज है और जो इसका मेन प्रोविजन है, दोनों में हम एडवर्स पार्टी का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कशन सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब भी आपको मेंस में क्वेश्चन आया है वो इसी के बेसिस पर आया। आप हेडिंग डाल लीजिए एडवर्स पार्टी और ये अब आपको आप क्लियर ही है। एक तो एडवर्स पार्टी मेंशन हो रहा है आपका मेन प्रोविजन में जिसमें कंडीशन है केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, और एक आपका प्रोवाइजो में जो सेकंड कंडीशन है उसमें भी एडवर्स पार्टी है। ये तो आप सबको क्लियर है ना बेटा, 2 जगह एडवर्स पार्टी यूज हुआ है। इसमें आप लिखिए सेक्शन 33 consists of 2 parts. Section 33 consists of 2 parts. The main section
the main section and the proviso. The main section and the proviso. The main section and the proviso. The term adverse party को आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे. The term adverse party occurring in second proviso of section 33 is the party in previous proceedings against whom evidence adduced therein was given against his interest thus having right and opportunity to cross-examine, thus having right and opportunity to cross-examine full stop. It does not protect It does not protect the rights of the party producing a witness. The section lays down as to when the evidence of a witness in a previous judicial proceeding is relevant in the subsequent judicial proceedings, or later stage of the same proceedings. This section consists of two parts. The main section and the proviso. The proviso, हम proviso में बात कर रहे हैं बेटा. proviso में जो adverse party है वो कौन सी पार्टी है? जो पहली proceeding में
जिस पार्टी ने विटनेस प्रोड्यूस किया है उससे ऑपोजिट पार्टी को हम एडवर्स पार्टी कह रहे हैं, जिसके पास राइट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का जिसको दूसरी पार्टी ने बुलाया है। ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? क्लियर है आपको? Yes. यस। तो अब आप मुझे बताइए